आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आयोजित होगी रीट की पात्रता परीक्षा 2025 के हम मॉडल पेपर है वो सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर है हम सोल्व कर रहे हैं। आज का हमारा ये मॉडल पेपर है वो चौथा मॉडल पेपर होगा। मैं आशा करता हूं साथियों कि आप अपना निरीक्षण है इस मॉडल पेपर से निश्चित रूप से कर रहे होंगे और एक पेन और बुक लेकर के पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ जाए और प्रश्नों के हिसाब से अपने उत्तर लगाते रहे। अंत में अपना मूल्यांकन करें और बताए कि कितने क्वेश्चन हैं वो आपके सही हो रहे हैं। इस तरीके से हम अपना मूल्यांकन है वो स्वयं करते हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए मॉडल पेपरों की कड़ी में हम आज का जो चौथा नंबर का मॉडल पेपर है वो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के अर्जन की बात कर रही है और भाषा के अर्जन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसने निभाई है। यह हम पहले के प्रश्नों में और मैं सामान्य जानकारी आपको दे चुका हूँ। लेव वाइगोत्स्की हैं और सबसे ज़्यादा चिंतन के ऊपर भाषा के ऊपर लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे है वो देते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा के मन में भाषा है बालक के मन में सबसे पहले आती है, विचार बाद में आता है। और जीन पियाजे कहते हैं कि बालक के मन में सबसे पहले विचार आते हैं। तो खैर ये तो बातें हमारी चलती रहेगी। हम मॉडल पेपर कर रहे हैं, पहला मॉडल पेपर है पहला प्रश्न है चौथे मॉडल पेपर का, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जन्म पूर्वावधि, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, मध्यम बाल्य अवस्था या किशोरावस्था। तो हमें सभी को पता है कि भाषा का अर्जन का सबसे पहले और संवेदनशील अवस्था होती है वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है। जन्म से पूर्व अवधि बालक की होती नहीं है और मध्यम बाल्यावस्था से पहले बालक है वो सीखना शुरू कर देता है। तो इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी पहले प्रश्न में दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा हमारा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। नैतिक अवस्थाएं कोहलबर्ग के द्वारा कुल टोटल 8 अवस्थाएं दी जाती है, उनमें हमें एक अवस्था इसमें कौन सी है, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाव अधीनता अवस्था। इनमें से कौन सी अवस्था है वो कोहलबर्ग के द्वारा नैतिकता की दी गई है। कोहलबर्ग ने 4 अवस्थाएं दी हैं, उनको प्रत्येक को 2-2 के अंदर विभाजित किया है, तो 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। तो इसके अंदर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था है वो सही होगा। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये कथन क्या उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान का, जेंडर संबंधता, जेंडर समरूपता। एक सबसे पहले हम कक्षा के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और ये पूछ रहा है कि कक्षा अप्लाई लड़के और लड़कियों के अंदर तुलना कर रहा है, तो एक जेंडर का पक्षपात है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रतिभा या प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक पढ़ने की बैठने की व्यवस्था करना। तो यह पूछा है जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित है, वो प्रभावशाली पद्धति है वो इसमें कौन सी है। तो जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करेंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय ज्ञान या इसको ज्ञान कह सकते हैं सक्रिय जिज्ञासु के रूप में या जानने के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय
वस्तुओं के प्रभाव को महत्व देता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन बी वॉटसन, ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो ले वाइगोत्स्की मैंने पहले कहा है कि जहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक आता हो वहाँ पर ले वाइगोत्स्की के साथ चले जाना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, जिंगशो पहली को करते समय, जिंगशो एक नाम है और वह पहली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह नीला नहीं, गोल्ड रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आजकल प्रश्नों का लेवल है वो बिल्कुल अलग हो गया है। हमें ऐसे सीधे प्रश्न है वो नहीं पूछे जाएंगे, हमें थ्योरी बना करके उनमें से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ले वाइगोत्स्की से संबंधित पूछा है कि रंग से संबंधित उसके अंदर पहचान है, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से वार्ता, पाठ या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। तो ये व्यक्तिगत वार्ता के अंदर है वो आएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 7 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? थंब, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग और पाड़ बांधना। तो पाड़ बांधना इसका सही हो जाएगा। हम जहाँ पर भी बच्चे को जरूरत होगी उसके हिसाब से हम एक दीवार के रूप में खड़ा करेंगे। एक तरीके से हम इसको पाड़ बांधना कह सकते हैं। बच्चे को जहाँ ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम उसका सहयोग करते जाएंगे। जैसे जैसे बच्चा है वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार पाड़ बांधना इसका सही होगा। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है या विशेषता बताता है? परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, स्वाध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समायोजन या आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर इसमें से कौन सा है वो नहीं है, तो कौन सा है वो विशेषता अर्पित करता है। तो संरक्षण कक्षा समायोजन है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। 9 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? हम बात करें रीट की, तो रीट के अंदर जीन पियाजे है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, रहने वाले हैं। जीन पियाजे से संबंधित 2 प्रश्न और 2 से 3 प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें जीन पियाजे से संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पूछा है हमें स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन और प्रबलन। तो इसके अंदर हम स्कीमा है वो जीन पियाजे की द्वारा दी गई स्कीमा है वो किसी वस्तु का लंबे समय तक संरचना है वो बनी रहना स्कीमा कहलाती है। 10 नंबर का प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनका नामांकन करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो प्राथमिक जो इसका उद्देश्य होता है वो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतिमान को समझाना आकलन होता है। 10 नंबर का दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है वो बुद्धि के बारे में सही है? हमें बुद्धि के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, जन्म के समय निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक, एकांकी तथा एकांकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि है वो हमेशा, बुद्धि एक निश्चित योग्यता, जन्म के समय नहीं बल्कि बालक है वो मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। बुद्धि मानकीकृत परीक्षणों का सटीक रूप से, देखिए सटीक रूप से परीक्षणों का मानकीकृत निर्धारण करता है, बिल्कुल गलत है। बुद्धि एकात्मक नहीं होती है, एकांकी नहीं होती है। बुद्धि है वो बहुकारकी, गार्डन के सिद्धांत से यह है जटिल योग्यताओं का एक समूह है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रूही हमेशा समस्या
कि एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचार क्या इस हमेशा समस्यात्मक एक से अधिक समाधानों के बारे में सोच रही है? अभिसारिक विचार, अतम्य विचार या आत्म केंद्रित विचार? तो सृजनात्मकता की ओर सोच रही है, बार बार अलग अलग एक से अधिक कार्य कर रही है, तो सृजनात्मकता के अंदर आएगी। हम सृजनात्मक तो को अपसारी कह सकते हैं। अगला हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होते ही स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो विद्यार्थियों को सहभागिता की स्थिति के लिए एक वंचित समूह है, उसके लिए हम अपनी शिक्षण सामग्री है, उसके पद्धति है, उसके ऊपर विचार करेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को हमारी पद्धति पढ़ाई गई है वो समझ में नहीं आ रही है तो हम उसके अंदर परिवर्तन करेंगे और बच्चों की सहभागिता हो इसके अंदर हम नए नए तरीकों को ढूंढते रहेंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। तो गलत हो गया। कभी कभी तैयार नहीं, बिल्कुल गलत। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है। पठन कौशल्य या पठन वैफल्य प्राथमिक लक्षण है वो क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। पठन वैफल्य है वो एक धारा प्रवाह होती है। बच्चा कभी तो तेज पढ़ता है, कभी धीरे पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो धारा प्रवाह होता है। पढ़ने प्रवाह की अक्षमता होती है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा, सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो व्यावसायिक शिक्षा यह तो गलत हो गया। अधिकार आधारित मानवतावादी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। 17 नंबर का प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवंत याद करने पर आधारित हैं, प्रबलन पर केंद्रित हैं, अनुबंधन के द्वारा अर्जित हैं, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी की बात कर रहा है। जो संरचनावादी है उसके अंदर अवबोधन प्रक्रिया के ऊपर केंद्रित होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए जिन सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए। अनदेखा नहीं कर सकते, दंडित नहीं कर सकते। बार बार याद करने के लिए एक ही सिद्धांत से बल देना चाहिए। एक ही सिद्धांत के ऊपर हम बार बार बल है वो नहीं दे सकते। अलग अलग तरीके से बच्चा बोर हो जाएगा। प्रतिकृतम प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों में चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बार बार हम उनको चुनौती देंगे तो बच्चा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो सीखता जाएगा, सीढ़ी दर सीढ़ी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केंद्रित पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। क्या पूछा इसने? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की कौन सी है वो विशेषता है? तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता
देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अंदर आता है। पाठ्य पुस्तकों के अंदर तो रखेंगे, लेकिन पूरा निर्भर नहीं होना चाहिए। यंत्रवत याद नहीं हो सकते। योग्यता के आधार पर हम विद्यार्थियों को नामांकित नहीं कर सकते। उसके बाद हम अगर इसको मानेंगे तो समावेशी शिक्षा कहाँ रहेगी। 20 नंबर का प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित है। एक दूसरे के सन्निहित है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किसके बारे में पूछ रहा है? संरचनावादी है विलियम वुंट के बारे में। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो गया। आवृत्ति के माध्यम से अनुबंधन, यंत्रवत पुनरावृत्ति संस्मरण, चौथा ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो गया 21 में चौथा ऑप्शन। 22 नंबर का प्रश्न है, 22 में विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, भ्रांतियां उत्पन्न नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, गलत है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित है, बजाय इसमें आ गया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन तीनों कट के, तो पहला ऑप्शन अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करेंगे हम और प्रभावशाली तरीका है, पहला ऑप्शन हो गया। 23 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ेगा? पुरस्कार, दंड, और ये स्किनर का है। स्किनर, हमें इस तरीके से पकड़ लेना चाहिए, प्रत्येक शब्द को पकड़ते ही। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्या पूछा? बच्चों को अधिगम गतिविधियों के भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार और दंड प्रयोग क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिगम बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि जिज्ञासा कम करता है, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा को कम करेगा। अगर बार बार अगर हम लगातार अगर उसको पुरस्कार दे रहे हैं तो इसके हिसाब से स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा के अंदर कमी महसूस होगी। 24 नंबर का प्रश्न है, उसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन 23 में 4, 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी। सहयोगात्मक पर्यावरण हम करेंगे और सतत मूल्यांकन। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, उससे बच्चे के अंदर हताशा की भावना होगी। इस प्रकार दूसरा और तीसरा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है? सहज का मतलब जान सकता है या परख सकता है। एक व्याख्यान देकर के, प्रतियोगितात्मक अवसरों को व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास करके, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कर देगी। यांत्रिक तो हम कम से कम उपयोग करेंगे, उतना ही होगा। अन्वेषण जहाँ पर हम चर्चा करेंगे वो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा होगी, है परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। 26 नंबर का प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? किस की बात कर रहे हैं? प्राथमिक की बात कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बच्चों को प्रभावशाली समस्या का समाधान है वो कर रहे हैं। तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। देखिए, छोटे कार्य के लिए पुरस्कार, ये तो गलत हो गया। केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल व महत्व देना केवल गलत है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करते हुए दंड नहीं दे सकते। बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार व मंथन बिल्कुल करेंगे। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशव अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में, मध्यम बाल्यावस्था में, मध्यम बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में वयस्कता। शारीरिक अभिवृद्धि और शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसके अंदर है वो बालक का 60 से 90% है वो विकास हो जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है वो नहीं है? विकास इनमें से कौन सा है वो विकास का सिद्धांत है वो नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विकास एक परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल परिवर्तन होता रहता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास सार्वभौमिक होता है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। सार्वभौमिक होता है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ और ये प्रभावित करते हैं, तो ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन इसका गलत है और हमें गलत ही पूछा। हमें सबसे पहले प्रश्न की भाषा, उसकी लैंग्वेज को हमें समझना है। हमें उसके अंदर पूछा क्या है, हमें ना और हाँ के ऑप्शन के ऊपर हमें सबसे पहले गोला कर लेना है। तो हम हाँ और ना को नहीं देखेंगे तो हमारा प्रश्न ऐसे ही 1-2 प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं। बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है। यथापूर्ण चिंतन, सहज चिंतन, तर्क संगत चिंतन से या भावात्मक चिंतन से, तो हमें बौद्धिक अवधारणा के अंदर ये पूछा है, तो हमें तर्क बुद्धि के अंदर हमें तर्कों के माध्यम से हमें अवधारणा को विकसित करेंगे। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। किसके लिए आवश्यक नहीं है? वैचारिक चिंतन, अवधारणा चिंतन या कल्पनाशील चिंतन, साहचर्या चिंतन। शब्दों की भाषा है वो किसके लिए नहीं है? तो कल्पना के लिए हमें शब्दों की जरूरत नहीं है, हम विचारों के माध्यम से हम कल्पना करते हैं। अब हमें 31 से लेकर के ये क्या हो गया 15-1 मिनट प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आगे चलते हैं। इसके गद्यांश से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, 35 नंबर तक पूछे जाएंगे। उसमें एक गलत है, 35 में था। 31 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर? देखिए मित्रों, साथियों, हम गद्यांश से उसको पढ़ेंगे या पद्यांश से उसको पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो समय है वो कम से कम 5 मिनट चली जाएगी। 5 मिनट में हम 4-5 प्रश्न है वो करते चलेंगे। तो यह अनुच्छेद के आधार पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है वो किसके ऊपर है? ये पूछा है तो कला की प्रवृत्ति के ऊपर है ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है? तो गणित है, भूगोल है, इतिहास है, ये तर्क प्रधान पर आधारित होते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन को राह पर है, व्यक्ति सृजन राह पर है, व्यक्ति विध्वंस को राह पर नहीं है। ज्ञान और विज्ञान में बहुत महत्व देने के कारण है वो समाज में विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? जो हम अनुच्छेद है उसके हिसाब से कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 33 के बाद ये 34 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था तार्किक की प्रधानता अभाव में रास्ता अपना रही है। पतन का, ज्ञान का, प्रगति का या कर्म का? किशोरावस्था की तार्किक की प्रधानता के आधार पर यह पतन की ओर रास्ता चल रहा है। 35 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक या अभिव्यक्ति? तो इनके हम कौन सा शब्द, सभी में जो शब्द समूह है वो अलग है, वो अभिव्यक्ति है। तार्किक है, स्वाभाविक और साहित्यिक है वो एक प्रवृत्ति से हैं, अभिव्यक्ति है वो अलग है। तो 4 नंबर ऑप्शन उसका हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, विराम चिन्ह लगाने से भाषा में सुंदरता आती है, भाषा में स्पष्टता आती है, भाषा के भाव को समझने में सरलता रहती है? तो उपयुक्त है सभी इसका सही होगा। इसके अंदर सुंदरता भी आएगी, स्पष्ट भी होगे, समझने में हमें क्या होगी, भाव को समझने में सरलता महसूस होगी। चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। प्रश्न नंबर 37 है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द होगा। छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या आलोचक? तो छिद्रान्वेषी हम उसको कहते हैं कि हर समय दूसरों की कमियों को ढूंढता रहता है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा।
38 नंबर का प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है? दृश्यता, झूठ, झूठ, भूख या अनिष्ट? तो इसके अंदर हमें शुद्ध है वो अनिष्ट होगा, इसका अनिष्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला हमें पद्यांश से प्रश्न है वो पूछे गए हैं। हिम किरीट का आशय क्या है? हिम किरीट का आशय है क्या है? ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या स्वर्णिम मुकुट? हिम कीट का आशय है वो बर्फ का मुकुट। हिम का मतलब बर्फ से पर्वत पर। अगला प्रश्न है, नगमती का विग्रह और समास होगा। रत्नों या नग का पति तत्पुरुष समास, नगों पर्वतों का पति है जो क्या कर्मधारय होगा? नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नगों का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि होगा। तो नगपति है उसके अंदर नगों या पर्वतों का पति तत्पुरुष समास इसके अंदर हो जाएगा। काकी के यानी संबंध तत्पुरुष समास, हम तत्पुरुष में भी अगर भेद करें तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला 42 नंबर का प्रश्न है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का बेर है? युग युग अजय, युग युग अजय, निर्वध मुक्ति, मेरे भारत के दिव्य भाल, या पुरुष के पूंजीभूत ज्वाल, या साकार दिव्य गौरव विराट? तो किस पंक्ति के अंदर हिमालय की शक्ति की ज्वालाओं का बेर है वो कहा गया है? तो पौरुष के मेरे भारत के दिव्य भाल, इसके अंदर इसको कौन सा प्रश्न है? 42 नंबर में हिमालय की शक्ति ज्वालाओं का बेर है। 1 मिनट हम इसके ऊपर चलते हैं। युग में अजय निबंध की और युग निवृत्ति निस्म युग की महिमा वितान अखंड समाधि युग में विता महाशून्य जटिल समस्या उलझन नगपति मेरे साकार दिव्य गौरव विराट पुरुष के वो जवाल मेरी जन्नी हिमकिरीट मेरे भारत की दिव्य भाल नगपति ही साल। अब क्या पूछा इसके अंदर प्रश्न है, हिमकिरीट किस पंक्ति में हिमालय की शक्ति है वो ज्वालाओं का बेर है? तो ज्वालाओं का जो बेर है वो पुरुष के पूंजीपति 3 नंबर का ऑप्शन है इसके अंदर तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही होगा। 43 नंबर का प्रश्न है, जिसे सीता ने जीता ने जास के उसके लिए कविता में कौन सा प्रयुक्त? अजय, अखंड, अमर या दिव्य? जिसे जीता नहीं जा सके उसके लिए हम अजय का शब्द का प्रयोग करते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सिम शब्द में स्वर व्यंजन विसर्ग या दीर्घ? तो इसके अंदर विसर्ग संधि है। हिमालय को यतिवर कहकर को संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो हिमालय को यतिवर है वो समाधि में लीन होने के कारण संबोधित किया गया है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पतात असता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन है वो करना। उसके द्वारा जो भाषा प्रयोग की उसकी अक्षमता का आकलन करना है वो प्राथमिक स्तर के ऊपर भाषा का आकलन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 47 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावशाली तरीका? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुति लेखन? कौन सी हम बात कर रहे हैं? भाषा आकलन की है वो बात की जा रही है, तो इसके अंदर हम श्रुति लेख है उसको भाषा आकलन के अंदर कम प्रभावशाली रहता है। चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों या केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः अंशतः सत्य है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? 48 नंबर का प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हम इससे पूर्णतः सत्य है कि इसके साथ साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का आकलन भी होता है। बिल्कुल सही है कि बच्चा क्या पढ़ा रहा है, इसके साथ हम बच्चे की क्षमताओं का आकलन करेंगे तो शिक्षक की क्षमताओं का आकलन भी, शिक्षण की प्रक्रिया का आकलन भी होगा। उसमें 48 में 1 नंबर होगा। रीमा ने तीसरी कक्षा में
पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रारित का ब्यौरा उसके विभागों को दिया। रीमा ने जानकारी दी। खालिस्तान के आधार पर, अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, जांच सूची के आधार पर या लिखित परीक्षा के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर है वो इसके अंदर जानकारी दी। दूसरा ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर का प्रश्न है, पहली कक्षा में खालिस्तान भी लिखने के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना या अक्षर बनाना या चित्र बनाना। तो पहली कक्षा में चित्र बनाना है वो आता है, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, अक्षरों को पहचानना, बढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर के ऊपर बढ़ने का उद्देश्य है, यह नहीं हो सकता, यह गलत है और तीनों है वो सही है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। भाषा का अर्जन है वो किसके, भाषा अर्जन की क्षमता प्याजे, चोमस्की, स्किनर या खुनर। तो भाषा अर्जन की है वो चोमस्की ने कहा है कि भाषा अर्जन के माध्यम से सीखी जाती है, भाषा है वर्जन की जाती है। तो 52 में 2 चोमस्की हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा सिद्धांत है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो इसके अंदर क्या प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से सर्वाधिक प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो इसके अंदर हम बाल साहित्य को प्राथमिकता देंगे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते वे हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है। तो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है अपनी मातृभाषा के रूप में, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 55 नंबर का प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान व का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता साहित्य, संस्कृति चुनौती। बहुभाषिकता हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान व इसका अंग भी है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता का विकास खालिस्तान में है, विकास में खालिस्तान है, सहायक है, बाइक है, नृतक है या अनुपयोगी है। तो प्राथमिक स्तर के लिए क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन आंखों में, पांचों ये शब्द दिए गए हैं, पांचों किन आंखों, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में कहेंगे या हम इसके लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, वह अनुशासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है। तो 5वीं कक्षा के अंदर पांचों किन आंखों, ये दोनों, तो ये सामान्यीकरण के अंदर आता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक व्यक्ति को पहचानना या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। विद्यालय के अंदर हम भाषा शिक्षण कार्य है वो शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को हम पहचानेंगे। हम भाषा कर रहे हैं तो भाषा की क्षमता को पहचानेंगे, दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। 59 नंबर का प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। तो इसके अंदर समझने की है, बोलने की क्षमता को ले समझने की क्षमता से लेस होते हैं, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। 60 नंबर का प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी खालिस्तान उसकी को सिखाता है। अवधारणाओं, विषय वस्तु या उपयोगी अवधारणाओं या शब्दावली या विषय किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना
और उसकी शब्दावली को सीखना होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत से संबंधित यह प्रश्न है। अब हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है वो आ गई है। तुल्यासे प्रयत्नम इति किम, तुल्यता प्रयत्नम, तुल्यस्या प्रयत्नम इति किम, प्लुतः, स्वर्णम, वर्णम या प्रतिम। तो इसके अंदर स्वर्णम है वो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 62 नंबर का प्रश्न है रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता का, रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता है वो कौन सी? रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता कौन सी होती है? प्रकृता प्रकृतयो भेदे, प्रस्तुता प्रस्तुतयो वेद्यम्रियम, वेद्यरिमम, प्रस्तुता प्रस्तुत अप्रस्तुतयो अरभेद, उपमानोपमेयो भेद निर्गणम। तो इसका प्रस्तुता प्रस्तुतयो भेद है वो रूपक अलंकार की प्रमुख है वो विशेषता होती है। तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है अष्ट चत्वारि शतः किम अति शब्दम शोधयति। अष्ट चत्वारिशति इसका शुद्ध रूप लिखना है हमें। अष्ट चत्वारिशतः, अष्टा चत्वारिशतम, अष्टाचत्वारिशतम, अष्टाचत्वारिशतः। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो अष्टाचत्वारिशतः हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2:45 है इति घटाम अक्षरे लिखी थी। सपाद विदानम, पादोन विवादनम, पादोन्तरिवादनम, संपादनतरिवादनम। संपादतरिवादनम हमें 3 बजने से 15 मिनट पहले है वो पूछा है। तो 3 बजने से पहले पादोन ओन आ रहा है तो मतलब पून आ रहा है, पादोन विवादनम। तो इसका 1 मिनट, इसका तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा पादोन त्रिवादनम। 3 बजने से पहले है, पौने 3 बजे है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। पादोन 3 बजने से पौने 15 मिनट पहले। 65 नंबर का प्रश्न है उपसर्ग है यदा, पुत्र, यत्र, परा। इनमें से कौन सा है वो उपसर्ग है वो परा है, इसके अंदर उपसर्ग है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है मनोरथ है में संधि है, मनोरथ में संधि है। अनुमानिक संधि, परम वर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं, या विसर्ग संधि। तो इसके अंदर कौन सी है वो संधि होगी? विसर्ग संधि। चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है नेत्राभयाम अश्रुणी पतंती में नेत्राचतम पदम विभक्ति। नेत्राचतम पदम विभक्ति कौन से? नेत्राचतम पदम विभक्ति पूछा है। द्वितीया, पंचमी, सप्तमी या षष्ठमी। नेत्राभयाम के अंदर कौन सी विभक्ति है? तो इसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग है वो किया गया है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। असनी शब्द है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है, उपयुक्त सभी या पुल्लिंग। असनी के अंदर कोई क्या पूछा है? असनी के अंदर हमें लिंग पूछा है, किस प्रकार का है? तो यह पुल्लिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है तया नृपयो अनु गम्यते में वाच्य है। इसके अंदर कौन से वाच्य है? तया नृपो अनुगम्यते, क्रमवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, या कर्तृवाच्य। तो यह एक क्रमवाच्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है युपदारु पद में समास है। युपदारु के अंदर बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष समास या अविभाव समास। तो इसके अंदर तत्पुरुष समास होगा। युपदारु के अंदर तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 71 नंबर का प्रश्न है गोधूम शब्द का अर्थ क्या होता है? चावल, गेहूं, गधा, गाय का दूध। तो गोधूम का मतलब गेहूं होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है सन्मित्रम, महौषधि,
नमस्ते, नमस्ते तल्ले। तो इसमें किसका उदाहरण पूछा है? विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्ते। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या होती है 25, 8, 30 और 5। तो 25 होती है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या 25 होती है। पहला ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका के अंदर हमें हिंदी के शब्द देकर के संस्कृत में पूछ सकता है। इस प्रकार हम हर तरीके से प्रश्न है वो बना रहे हैं। डाप, याट, टाप या चाप। तो चाप है वो इसके अंदर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? एक मिनट, बालिका के अंदर टाप प्रत्यय होता है, चाप प्रत्यय नहीं होता है बालिका के अंदर। सॉरी, माफ करना, टाप प्रत्यय होगा। अलंत है टाप, टाप। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है। 75 नंबर का जो प्रश्न है, पर्यंत में उपसर्ग है परि, परा, पर और प्र। पर्यंत के अंदर परिधन अंत, पराधन, प्रायण। पर्यंत के अंदर कौन सा है? तो परिधन अंत, पर्यंत। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, संविधानशय 343(2) अनुच्छेदानुसारम। संविधान के अंदर 343 है, इसका अनुच्छेद का सार क्या है? हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा है 343 है, उसका क्या होता है? आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 77 नंबर का प्रश्न है, वह अधस्तेंचु अभिजात भाषाया किम निकषम भाषा 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित साहित्यम अस्ति। अभिजात भाषा के बारे में पूछ रहा है। भाषाया कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति। भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्। भाषाया मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इति। भाषा वर्गे भय उद्यत साहित्यम न स्वीकार्यत। अभिजात भाषा के बारे में पूछ रहा है, तो भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अनुसूचित भाषा वर्गे ने भाषा को अनुसूचित वर्ग के अंदर नहीं रखा गया है। 78 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थिनां श्रवण कौशल्य आकलन कुर्वतम शक्यते। विद्यार्थी का श्रवण कौशल का आकलन है वो किस तरीके से हम करेंगे? प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, कक्षाया कथाया वर्णनं कृत्वा, तदुपरि बोधप्रक प्रश्नम, बार बार रोजाना अभ्यास के द्वारा, या कथा के अंदर हम कथा सुना करके या कथा का वर्णन करते बार बार उसके अंदर से बोध प्रश्न करते। अधिकम मौन वाचनार्थम, अधिक से अधिक मौन वाचन करके। अवरम प्रदानेन छात्राणां भ्रमणार्थम भयम नीत्वा। छात्रों को भ्रमण करके। तो विद्यार्थी का जो श्रवण कौशल है वो सुनने के द्वारा होता है। तो हम कक्षा के अंदर वर्णन करेंगे किसका? कथा का वर्णन करते हुए उसके अनुसार हम बोध प्रश्नों का प्रश्न करेंगे। तो उसके बाद हम उसका श्रवण कौशल उसका विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठन से प्रारंभिक स्थितो कक्षा ध्यानम ददाते। भाषा वर्णमाला कंठस्थीकरण। प्राथमिक स्तर के अंदर शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? भाषा का वर्णमाला को कंठस्थ नहीं करवाएंगे। पठन से प्रभाव, पठन का प्रभाव बार बार पढ़ाएंगे। अक्षर ध्वनि समन्वय, पठन से शुद्धातम। तो हम अक्षर ध्वनि का बार बार अभ्यास करवाएंगे। अक्षर ध्वनि का बार बार समय का अध्ययन कराएंगे प्रारंभिक कक्षा के अंदर। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, शरणम पठनम चेव। सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रहणात्मक कौशले, अभिव्यंजनात्मक कौशले, रुचि
रुचित्पादक कौशलें, चिंतनात्मक कौशलें। तो श्रवण, सुनना और पढ़ना है वो क्या है, ग्रहणात्मक कौशल के अंदर, ग्रहण करने वाले कौशल के अंदर है, वो आते हैं ग्रहणात्मक कौशल के अंदर, सुनना और पढ़ना आता है। 81 नंबर का प्रश्न है, युवलेखानां आवश्यकतानुसारं शिक्षिकाः प्रतिक्रियां कुर्यात्। पहला ऑप्शन है ते कृतानां व्याकरणगत त्रुटिनां विस्तृत प्रतिपुष्टिं दत्वा। दूसरा ऑप्शन है ते समय कार्य कृतम, ते समय कार्य ते ते समय कार्य कृतम इति प्रशंसनां कृतं तेषां कृतिभय उदाहरणं कृत्वा विशिष्ट टिप्पणी च दत्वा त्रुटिनाम उपेक्षां कुरुति निर्देशां। त्रुटि की उपेक्षा करेंगे, निर्देश देंगे। कक्षायां तेषां उत्तम लेखनार्थम सम्मान कृतम, कक्षा के अंदर उत्तम लेखन करने का सम्मान करेंगे, सभी का है वो सम्मान करेंगे। तो इसके अंदर तेम उस समय का कार्य करने की प्रशंसा करते हुए तेम अभियान उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, विशिष्ट टिप्पणी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उसके विशेष रूप से टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा लिखने से संबंधित आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया क्या करेंगे। एक लेख युवक को हम लेख लिखा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देंगे। 82 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहणाधिगमयो मूलभूतं प्रार्थकयं वर्तते। भाषा अधिगम में भाषा अधिग्रहण करने का मूल साधन या प्रार्थ क्या है। प्रवाह शुद्धता च भाषाया सामुख्यम, शुद्धता वेग च वेग उच्चारणम च। प्रवाह के साथ शुद्ध प्रवाह के साथ करेंगे, भाषा का सम्मुख होगा, भाषा सामुख्य, शुद्धता शुद्ध वेग और वेग से उच्चारित करेंगे। तो हम भाषा अधिग्रहण करने के समय किसका, तो लिखेंगे भाषा का सामुख्यम। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 83 नंबर का प्रश्न है, मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टवाया अधोलिखितेषु का उक्ति च समाचीन। मातृभाषा के अंदर संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से हम करेंगे। ऐसा बालानाम अधिगमे चिंतनम संप्रेषणम च सहायकम अस्ति। ऐसा बालक ऐसा उपयोग करेंगे जो चिंतन के अंदर अधिगम, चिंतन और संप्रेषण में सहायक होगा। तेषाम अर्थबोध प्रक्रिया मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहमस्ति निर्वहति। शिक्षण विधिनां विस्तारार्थ मातृभाषा सहायकं करोति। द्वितीय भाषाया उपेक्षां कुरुतं मातृभाषा सहायकम। द्वितीय भाषा को उपेक्षा मातृभाषा में उपयोग करेंगे। तो मातृभाषा के अंदर संसाधनों का प्रयोग है वो किस तरीके से करेंगे, तो द्वितीय भाषा का प्रयोग द्वितीय भाषा की अपेक्षा मातृभाषा के अंदर सहायक ज़्यादा होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 83 के अंदर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्ते बालकया भाषा विकास सर्वति महत्वपूर्णमस्ति। प्राथमिक स्तर के ऊपर बालक का भाषा का विकास है सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण से ज्ञानम, भाषा समृद्धम व्याकरणम, भाषा समृद्धम वातावरणम, भाषाया पाठ्यपुस्तकम, बाल से आंकलम। तो प्राथमिक स्तर के अंदर किस तरीके से है वो होता है, तो भाषा का समृद्ध वातावरण, हम भाषा का समृद्ध वातावरण है वो तैयार करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन उसको अंदर सही हो जाएगा। पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। पत्राधान का उदाहरण कौन सा, स्व आंकलन से, शिक्षिका आंकलन से, उभयम स्वतः आंकलन से, शिक्षिका आंकलन से च राज्य बोर्ड द्वारा आंकलन से। तो पत्र द्वारा अधिगम कौन सा होता है, तो शिक्षिका आंकलन से, शिक्षक के द्वारा आंकलन होता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, वर्ग प्रहेली का क्रीड़ा वर्धयते। वर्ग प्रहेली की क्रीड़ा कौन सा होता है, श्रवण कौशल, लेखनम, शब्द ज्ञानम, साहित्यकम अर्थम। तो इसके अंदर हमें पूछा है
कि वर्ग प्रवाह के हिसाब से क्रीड़ा खेलते हैं, तो उसके वह एक वर्ग के अंदर हम पहेलियों के माध्यम से उसको खेलते हैं तो शब्दों का अनुशासन होगा। ऐसे पहेलियों के माध्यम से या पहेली पहेली बोलते बोलते चलेगा तो हमें शब्दों का अनुशासन होगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। 87 नंबर का प्रश्न है, संभाषण कौशल से गतिविधि, संभाषण कौशल से है गतिविधि आंकलन समय है अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम, किम न आवश्यकम। भाषण कौशल के अंदर भाषण कौशल की गतिविधि के आंकलन करते समय इनमें से कौन सा आवश्यक है, वो नहीं है। ध्वनिनाम शब्दानाम उच्चारणम, संदर्भ आगतानाम शब्दानाम उच्चारणाम, उचित रूपाणाम प्रयोगम, शब्दकोश उपयोग है, भाषणे स्पष्टता। तो इसके अंदर हम संभाषण की बात करते हैं तो कौन सा है वो उपयोग में, शब्दकोश से उपयोग होना कोई अति आवश्यक है, वो नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, भाषा या अक्षर से ध्वनि संबंध स्थापनम द्वारा पठन से अध्यापनम अस्ति। अक्षर ध्वनि के माध्यम से हम किसका पठन का अध्यापन करेंगे, प्रत्यक्ष विधि, शाब्दिक विधि, समग्र भाषा विधि, आशिक भाषा विधि। तो हम किसका करेंगे, तो हम शाब्दिक विधि का माध्यम से हम ध्वनि के अक्षर, भाषा के अंदर अक्षर ध्वनि संबंध, अक्षर और ध्वनि के संबंधों का पठन करेंगे। वो किसके माध्यम से, स्वत शाब्दिक ध्वनि के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इत्युक्ते, पाठ्य पुस्तक बहिर्गमन इत्युक्ते पाठ्य पुस्तकम अतिर्चे पूरक पाठना सामग्रीणाम प्रबंधनम, पाठ्य पुस्तक उपेक्षा कृत्वा तत् बहिर्गमनम पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्ध्यते, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम शायद, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान करवाना चाहिए। तो इसके अंदर पाठ्य पुस्तक का बहिर का जो बाहर का ज्ञान है उसके बारे में हमें पूछा है, तो उसके बारे में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त या अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री प्रबंधनम अस्ति, अन्य सामग्री का करेंगे। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक है तृतीय कक्षायाः विद्यार्थिने किम आवरकम निर्मातु निर्देशनम ददाति। हम तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को एक और हम कौन सा निर्देश देंगे, विद्यार्थी निर्देशम पालनम करोति। भाषा कक्षायाम एवं विद्या गतिविधि सहायम कृषिति, जो भाषा की कक्षा गतिविधि के अंदर सहायक होगा। लेखन कौशल विकासे, संभाषण कौशले विकासे, श्रवण कौशले विकासे या तेषाम सृजनात्मकताया। तो हम किस तरीके का उपयोग करेंगे, तो हम इसके अंदर संप्रेषण कौशल के विकास के अंदर हम गतिविधि का है संप्रेषण विकास कौशल का है वो करेंगे, श्रवण कौशल का है वो करेंगे। तो हम संस्कृत को कर लिया। अब हम सामाजिक की बात करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है जिसमें से 60 प्रश्न आएंगे वो सामाजिक है, सामाजिक अध्ययन। इसका 91 नंबर का प्रश्न है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे, जैन, महान शिक्षक, महान प्रचारक, जैना या जैन। तो वर्धमान जो महावीर है उन्हें हम जैना भी कहते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति या जिसे हम जीवन मुक्ति को कहते हैं, अरहत, केवली। पहले तो हम जैन दर्शन की बात कर रहे हैं, अलग अलग है, बौद्ध धर्म में क्या है, जैन धर्म में क्या है, अरहत, केवली, स्थिति प्रज्ञ है, समत्व योगी। तो जैन दर्शन के अंदर इसको क्या कहा गया है, तो इसके अंदर अरहत कहा गया है। 93 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ पर की, चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ पर की, पाटलिपुत्र में, पावा में, वल्लभी में या वैशाली के अंदर। तो इसके वल्लभी के अंदर है वो किसकी स्थापना की, चतुर्वेदी की स्थापना। 94 नंबर का प्रश्न है, किस सैंधव स्थल में मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिट्टी का मॉडल है वो कौन सी सैंधव सभ्यता से मिला है, राखीगढ़ी, बनवालो, हड़प्पा या रोपड़। तो बनवालो है जिसके अंदर क्या मिला है, एक मिट्टी का हल मिला है।
95 नंबर का प्रश्न है, कौन सा इंडोनेशिया का एक विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंगकोर वाट मंदिर, अत्युत अत्युत यथा का मंदिर, प्रबंधन का मंदिर, बोरोबुदुर का मंदिर। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया के अंदर एक विशाल मंदिर है तो वो प्रबमन का मंदिर है। अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न, प्राचीन भारत का वह राज्य कौन सा? वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य, चोल, पांडे, होयसल। तो प्राचीन भारत के अंदर है वो कौन सा राज्य था? तो नौसेना के लिए चोल प्रसिद्ध था। दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। 97 नंबर का प्रश्न है, आज भी भारत में हेनशांग को याद करने का मुख्य कारण है क्या? आज भी हम हेनशांग को क्या करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म की आस्था, सीयू की रचना। इसकी रचना के कारण हम इसको याद करते हैं, वरना हमें क्या जरूरत है? चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में बना था? कौन सा रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ चोल, मौर्य, गुप्त और कुषाण किसके समय है वो बना था? मौर्य काल के अंदर बना था। 99 नंबर का जो प्रश्न है वह आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने, शंकराचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने, पंडित जवाहरलाल ने। आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी। 100 नंबर का प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया था? फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ? तो किसके अंदर लिया था? लखनऊ के अंदर है वो भाग लिया था। किसने लिया था? बेगम हजरत महल ने। 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? किसने वास्को डी गामा के अंदर कालीकट है के अंदर स्वागत किया था? गेस्पर कोरिया, जमोरिन, अल मुबारक, डॉन अल्मदा। तो किसका स्वागत है वो किया था? जमोरनिया ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है 102 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन बैप्टिस्ट टेवनियर, एडवर्ड टेसी, निकल्स टाउनम, फ्रांसिस्को पेलसोर्ट। तो कौन है वो 6 बार है वो भारत के अंदर आया था? तो जीन बेस्टिस हेवनियर है वो 6 बार आया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 103 में, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सरकारी। लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो राजनीति होती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 104 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंडक, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। दक्षिण भारत की हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। 105 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? चीन, नॉर्वे, ब्राजील और नाइजीरिया। तो नॉर्वे के अंदर है वो बारिश है वो सर्दियों के अंदर होती है। 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठासीन जयपुर में स्थापित की गई थी? प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 नवंबर 1956 को, 8 दिसंबर 1976 को, 26 फरवरी 1958 को, 1 मई 1950 को। तो जयपुर में है वो उच्च न्यायालय की पीठ है वो स्थापित कब की गई थी? तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 8 दिसंबर 1976 के अंदर की गई थी। 107 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नगरी में नहीं स्वशासन संस्थान राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? महानगर, नगरीय निगम की बात हो रही है। महानगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम या नगर पालिका। तो इसके अंदर महानगर है वो बड़े शहरों के अंदर है वो हमें इसके अंदर है, हमारे अंदर महानगर निगम नहीं है। 107 में पहला ऑप्शन हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर की संतुष्टि पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनका चुनाव है वो जीते हुए विधायक होते हैं वो बहुमत दल के प्राप्त है नेता उनमें से चुनाव करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर है हम महाभियोग है वो चला सकते हैं? अनुच्छेद
56 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 58 में। तो ऐसा अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो अनुच्छेद महाभियोग प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंदर है वो चलाई जाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 110 नंबर का प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन राष्ट्रपति करता है? कौन करता है? तो इसका राष्ट्रपति उत्तर दे दिया पहले से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री। तो इसकी जो अध्यक्षता राष्ट्रपति करता, तो लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त रूप से अध्यक्ष की बैठक है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? संविधान के अंदर है मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? 1979 में, 1978 में, 1976 में, 1975 में। तो मौलिक कर्तव्यों को है वो 1976 के अंदर शामिल किया गया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 112 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? किसके ऊपर? बाल श्रम यानी बच्चे के ऊपर। 16 उम्र से कम जो बच्चे हैं या 18 उम्र से कम जो बच्चे हैं वो कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा अनुच्छेद है वो प्रतिबंध लगाता है काम करने के ऊपर? अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 65 के अंदर। तो कौन से अनुच्छेद के अंदर बाल श्रम का प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद 24 के अंदर है वो कोई जो बच्चे की उम्र है वो कम है वो बाल श्रम है वो नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा के अंदर है उद्देश्य प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित शब्द है जिस हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप जुड़ता है। पंथ निरपेक्षता, संप्रभु राज्य, द्विसदनात्मकतावाद, स्वतंत्र न्यायपालिका। हम भारत के लोग भारत की संप्रभुत्व अखंडता बना, इस प्रकार ये शब्द हैं वो संप्रभुत्व संप्रभु राज्य की ओर करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 115 नंबर का प्रश्न है, पी सूप पोहरा मुख्य किस शहर में संबंधित है? न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, या टोक्यो के अंदर, या लंदन में। तो पी सूप कोहरा है वो कहाँ पर पड़ता है? तो लंदन के अंदर है वो पी सूप कोहरा पड़ता है लंदन के अंदर। कौन सा पड़ता है? पी सूप कोहरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पिरामिडलों में से किस में मानव जाति सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? जलमंडल में, जीवमंडल में, स्थलमंडल में, या वायुमंडल में। तो कौन से के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुसंख्या के अंदर भूतापन प्रणाली पाई जाती है, इसके अंदर बहुत से जीव है वो पाए जाते हैं। तो जीवमंडल के अंदर सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। 117 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें हैं वो कौन सी? पवनों से संबंधित एक प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों को स्थायी होती हैं, या उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनें, या उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवनें होते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो पछवा पवनें चलते हैं उन्हें हम स्थायी पवनें कहते हैं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आधी रेखाओं कहाँ से होकर के गुजर आधी रेखाएं हैं, आधी रेखा है वो कहाँ से होकर के गुजरती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, या फिनलैंड। कहाँ से होकर के गुजरती है? तो ग्रेट ब्रिटेन से होकर के ये कौन सी आधी रेखा गुजरती है? दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है? मृदा, चट्टान, पौधा व खनिज। तो चट्टान, खनिज, लेकिन इसके अंदर पौधा है वो जैविक है संसाधन है। कौन सा संसाधन है? जैविक संसाधन होगा। 120 नंबर का प्रश्न है, भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? प्रथम उद्योग सूती वस्त्र का आता है। दूसरा उद्योग है वो किसका होगा? जूट उद्योग का, सिल्क उद्योग का, या ऊनी वस्त्र उद्योग का, या चीनी उद्योग का। तो इसके बाद हम चीनी उद्योग है, चीनी नहीं है ये। चीनी उद्योग है वो किसके बाद रखता है? सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरे नंबर स्थान पर आता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में
याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? जम्मू में, लद्दाख में, असम में या हिमाचल प्रदेश में? भारत में याक है वो अधिकतर कहाँ मिलते हैं? लद्दाख के अंदर है वो मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है जिस मानक मेरिडियन के अनुसार वह निम्न में से कहाँ से होकर के गुजरती है? पुरी, कोवालप, द्वारका, इलाहाबाद, प्रयागराज से। तो कहाँ से होकर के है वो गुजरती है? इलाहाबाद, प्रयागराज से होकर के गुजरती है मानक रेखा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? कितनी बार बांट सकते, भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं? भौतिक भागों में कितनी बार बांट सकते हैं? बिल्कुल सही, ये प्रश्न भी सही है। एक मिनट, हाँ, कितनी बार बांट सकते हैं? 1 बार, 4 बार, 6 बार या 2 बार? कितनी बार हम भौतिक विभागों को बांटेंगे? राजस्थान के भौतिक विभाग उसको हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। अगला प्रश्न 124 नंबर का प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 1962 में, 1970 में, 1982 में या 1972 में? तो भारत के अंदर वन्य जीव संरक्षण है वो 1972 के अंदर लागू हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित? झामर कोटड़ा है वो सीसा एवं जस्ता से या मैंगनीज से या रॉक फास्फेट से या चांदी से? झामर कोटड़ा है वो रॉक फास्फेट को, झामर कोटड़ा किसको कहते हैं? झामर रॉक फास्फेट के अंदर हम इसको रखते हैं, झामर कोटड़ा। अगला प्रश्न 126 नंबर का प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम इसका उद्गम कहाँ है? देखिए, नहर का जो निर्माण है वो तो 1958 में हो गया, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतलुज नदी पर भांकड़ा बांध से, रिहंद नदी पर रिहंद घाटी परियोजना से, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना से या सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध परियोजना से? तो सतलज नदी के ऊपर है वो व्यास परियोजना, तो इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना सुचारू की गई थी। तो चौथा ऑप्शन 126 का सही होगा। 127 नंबर का प्रश्न है, डेवर झील के नाम से जानी जाती है किसको? डिडवाना, पिछोला, जयसमंद या कोलायत? इनमें से कौन सी झील है जिसको हम डेवर झील के नाम से भी जानते हैं? तो जयसमंद झील है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डेवर झील के नाम से जानते हैं। 128 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल भैया या रमेश चंद्र व्याम? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है वो बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। अगला प्रश्न है 129 नंबर का प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के द्वारा विद्यार्थियों ने बम है वो फेंका, वह था मोतीचंद, माणकचंद, जोरावर सिंह या जयचंद? इनमें से कौन सा है जो किसके ऊपर बम फेंका था? होर्डिंग के ऊपर, लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंकने वाले जोरावर सिंह बाराट थे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? विराट, आहड़, कालीबंगा या बागोर? हम ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किसे जानते हैं? आहड़ है उसको हम क्या कहेंगे? ताम्रवर्ती नगरी भी हम कहते हैं आहड़ को। अगला प्रश्न है 131 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 में, 8 में, 5 में या 4 में? राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। पहला ऑप्शन उसका सही होगा। 132 नंबर का प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे? गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख या महाराजा धीराज? 1 नवंबर 1956 से पहले हम राज प्रमुख के रूप में राजस्थान के प्रमुख को जानते थे, राज प्रमुख। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? राजस्थानी भाषा का, किस भाषा की बात कर रहे हैं? राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है वो कौन सी है? पिंगल है, पंजाबी है, राजस्थानी है या डिंगल है? तो राजस्थान की भाषा का साहित्यिक रूप है वो डिंगल को माना जाता है।
इसका चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 134 है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में भरता? डूंगरपुर में, झालावाड़ में, बारां में या बांसवाड़ा के अंदर? तो बेणेश्वर का मेला है वो डूंगरपुर के अंदर भरता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 135 नंबर का प्रश्न है, राठी व महेठा किस बोली की बोलियां हैं? मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मेवाती की या मारवाड़ी की? राठी और महेठा है वो किसकी है? वो मेवाती बोली है। उसकी मेवाती बोली की उपबोलियां राठी और महेठा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाए जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? सीकर में, चूरू में, राजसमंद में या बाड़मेर में? हम मोलेला है इसका संबंध है वो किसे है? टेराकोटा पद्धति है और ये राजसमंद जिले से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है, एक लोक नृत्य है, एक लोक संगीत है या एक लोक वाद्य यंत्र है? तो रम्मत एक प्रकार का रम्मत है वो क्या है? एक प्रकार का लोक है, नाट्य है, लोक नाट्य है रम्मत। प्रश्न नंबर 138 है, देसी बैंकर्स कहलाते हैं नियमित मुद्रा बाजार, नियमित मुद्रा, अनियमित मुद्रा बाजार, व्यवस्थित मुद्रा बाजार या उपयुक्त में से कोई नहीं? देसी बैंकर है उसे हम देसी बैंकर है वो क्या कहलाते हैं? अनियमित, उसके अंदर कोई नियमितता नहीं रहती, अनियमित मुद्रा बाजार होता है। प्रश्न नंबर 139 है, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक का प्रधान कार्यालय है जयपुर में, गंगानगर में, अजमेर में या कोटा में? तो इसका प्रधान मुख्यालय वो जयपुर के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई कहते हैं बैंक है, वाणिज्य बैंक है, केंद्रीय बैंक है या सहकारी बैंक है या अग्रणी बैंक है? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो एक प्रकार के केंद्रीय बैंक है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत या सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के विषयों को समन्वित ज्ञान करने हेतु इसका है वो सिद्धांत का उद्भव हुआ है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, माध्यमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले माध्यमिक कक्षाओं की बात हो रही है और सामाजिक शिक्षण की बात हो रही है। नियोजन विधि का, खोज विधि का, व्याख्यान विधि का या कहानी विधि का? तो सबसे ज़्यादा हम माध्यमिक शिक्षाओं के अंदर हम सामाजिक अध्ययन के अंदर व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि व्याख्यान विधि के माध्यम से ज़्यादा है वो बच्चे माध्यमिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं, नहीं कि हम उच्च माध्यमिक या प्राथमिक या उच्च प्राथमिक की। माध्यमिक कक्षाओं के हम व्याख्यान विधि का प्रयोग है वो करेंगे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक? सामाजिक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो सामाजिक होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्ययन इस प्रकार करे। अब इतिहास शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, उसका अध्ययन है इस प्रकार से करे कि वह सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके। यह कथन किसका है? हेनरी का, स्पेंसर का, मेटलैंड का या सीपी हिल का? तो यह सीपी हिल का कथन है। सीपी हिल कहते हैं कि इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्ययन कर इस प्रकार करे जिससे कि सत्य की खोज हो सके। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 145 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान। साथियों, प्रश्न की जो लैंग्वेज है उसके अंदर हमें समझना है। सामाजिक यहाँ पर अध्ययन आता तो इसका अलग हो जाता, सामाजिक विज्ञान आया तो इसका अलग होगा। शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका सबसे मुख्य उद्देश्य है? सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देश की वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान कराना, विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण करना, सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान कराना या चरित्र चित्रण करना। सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान में हम चरित्र निर्माण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 146, सामाजिक ज्ञान
अपनी विषय वस्तु भूगोल व इतिहास के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषयों के समुच्चय से प्राप्त करता है: नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र व अर्थशास्त्र, विज्ञान व मनोविज्ञान, चित्रकला व संगीत कला से। तो नागरिक शास्त्र है उसके अंदर किसकी, और अर्थशास्त्र के अंदर है भूगोल की विषय वस्तु, और इनके बारे में वो नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की अंदर जानकारी मिलती है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए किसकी? एक तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन का कौन सा केंद्र बिंदु? राजनीतिक संसाधनों का अध्ययन, मूलभूत संसाधनों का अध्ययन। तो इसके अंदर दोनों ही होने चाहिए। तो राजनीतिक संसाधनों का अध्ययन होना, अगर राजनीतिक पढ़ रहे हैं तो, और मूल संसाधनों का बिल्कुल होना ही चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए व दोनों सही है। प्रश्न नंबर 148 है, कौन से सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य नहीं है? कौन सा सीखने का कौन से का नहीं आएगा, कौन सा आएगा? कौन सा सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य है वो नहीं है। हाँ, वो नहीं में सबसे पहले हमें अंडरलाइन कर लेना है। अभिभावकों को सजग एवं जागरूक बनाने हेतु उनकी उपलब्धि एवं प्रगति को शिक्षक के द्वारा अभिभावकों से समझना, ये तो होता ही है। अध्यापक है वो किसके साथ? अभिभावकों के साथ सजग रूप से जागरूक है, सजग रूप से वार्तालाप करता रहे। विषय की प्रकृति, विशेषताओं, पेडागोजी को सम्मिलित रूप से समझना, ये भी सही है। अगर उसका शिक्षा शास्त्र है, उसकी विशेषताएं हैं, उसकी से नहीं समझेंगे तो शिक्षक है वो कैसे बच्चों को पढ़ा सकेगा। छात्रों को सीखने की रेखीय प्रक्रिया के अनुसार तैयार करना, देखिए रेखीय नहीं बल्कि रेखीय, सांख्यिकीय, अनुक्रमिक सभी तरीके से तैयार करना चाहिए। तो ये ऑप्शन है वो गलत हो गया, हमें गलत ही पूछा है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन है इसका है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 149 नंबर का प्रश्न है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से तात्पर्य है। सूचना और संप्रेषण तकनीक से क्या तात्पर्य है? केवल सूचना संप्रेषण प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना, सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना, सूचना एकत्रित करना, ज्ञान और दक्षता अर्जित करना। सूचना जो संप्रेषण है उसके अंदर सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा ऑप्शन इसका अंदर राइट होगा। प्रश्न नंबर 150 अंतिम प्रश्न है मॉडल पेपर का, किसी विषय पर सर्वाधिक अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? सर्वाधिक अद्यतन सूचना किस स्रोत से हमें प्राप्त होती है? अकादमिक पत्रिकाओं से, इंटरनेट से, विश्वकोश से या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से? तो सबसे ज़्यादा सूचना हमें आजकल इंटरनेट से वो प्राप्त होती है। सभी तरीके की हम सूचना है वो इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन है इसका सही होगा। तो साथियों, ये हमारा चौथा नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो गया। अगली कक्षा में हम निरंतर मॉडल पेपर जारी रखेंगे। 6 नंबर का मॉडल पेपर, चौथा हो गया, तो 5 नंबर का मॉडल पेपर है हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।